Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your political science teacher. In the previous modules or in the previous video, we have discussed about a topic politics. ठीक है? And this topic was incompleted in the previous one video. Today, in this video, we'll complete this particular topic. But I told about that how two groups are concerned about the capitalization of the resources by the one groups, and here in the group we are talking about the western group and eastern group of the Europe. ठीक है? So I told about that the one of the most important resource are oil and another is water. See, the global economic replied on the oil is much in 20th century as a portable and indispensable fuel. ठीक है, यानी 20th सेंचुरीज़ में इसको एक पोर्टेबल और इंडिस्पेंसेबल फ्यूल्स के जैसा रिप्रेजेंट किया गया. द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद द ऑयल जनरेशंस, पॉलिटिकल स्ट्रगल्स टू कंट्रोल इट, एंड द हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम इज़ ऑल्सो द हिस्ट्री ऑफ वॉर एंड स्ट्रगल. द इमेंस वेल्थ एसोसिएटेड विद द ऑयल जनरेट्स पॉलिटिकल स्ट्रगल्स. देखिए, बहुत सारी द कंट्री विच आर हैविंग अ ऑयल रिसोर्स इज़ वेरी वेल्दी because it is the most important resources for most of the purpose of the country. So one thing is very much important, it will create a political struggle that control it, जो कि इसको कंट्रोल कर रहे हैं. देखिए, अब क्या है, ऑयल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, तो ईच एंड एवरी पॉलिटिक्स और द कंट्रीज वांट टू कंट्रोल एंड हैव अ गुड रिंग with the country which have enriched with the oils only. ठीक है, and the history of the petroleum is also the history of the war and struggle. तो अगर हम हिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम की पढ़ेंगे तो we will also discuss about the history of war and struggle because it is linked with the war. क्योंकि ऑयल के चक्कर में ही दो कंट्रीज़ के बीच में वॉर हुई थी कि भाई नहीं, ये ऑयल रिच कंट्री है तो ये हमारे साथ जुड़ जाए ताकि हमारी पावर इंपॉर्टेंट हो जाए. ठीक है, नाउ वेयर्स इन मोर ऑब्वियसली द केस ऑफ द डेट इन वेस्टर्न एशिया एंड सेंट्रल एशिया. अभी हमने स्टार्टिंग में वेस्टर्न और ईस्टर्न और वेस्टर्न के बारे में डिस्कस किया था. ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, बट हेयर वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड अबाउट द स्पेसिफिकली गुल्फ रीजन्स. ठीक है, यहाँ पर हम एशिया के, वेस्टर्न एशिया और सेंट्रल एशिया के बारे में बात करेंगे और उस रीजन की बात करेंगे जो गुल्फ रीजन के नाम से जाना जाता है. 30% ऑफ द ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शंस आप देखिए पूरे वर्ल्ड का 30%. दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू शुड अंडरलाइन दैट इन ईस्टर्न वेस्टर्न एशिया 30% अ प्लेस गुल्फ रीजन दैट इज़ कॉल्ड गुल्फ रीजन, जिसको अरब कंट्रीज़ के नाम से भी जाना जाता है, उनमें लगभग 30% ग्लोबल ऑयल प्रोडक्शन हो जाता है. बट इट हैज़ अबाउट 64% ऑफ द प्लेनेट्स नोन एज रिजर्व्स एंड इज़ देयरफॉर इज़ ओनली द रीजन्स टू सर्टिफाइड एनी. ठीक है, लेकिन इसके साथ एक बड़ी सी प्रॉब्लम यह है कि केवल अराउंड 64% ऑफ द प्लेनेट्स नोन एज रिजर्व्स, प्लेनेट्स इनके पास बहुत कम है जिसको रिजर्व के नाम से जाना जाता है. ठीक है, तो इसलिए एक बड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि देयरफॉर द रीजन्स एबल एनी सब्सटेंशियल राइज ऑफ ऑयल डिमांड. साउथ अरेबिया है द वर्ल्ड टोटल रिजर्वेशंस, क्वार्टर मीन्स 1/4, यानी पूरे वर्ल्ड के टोटल रिजर्व का लगभग 1/4 जो है वो साउथ अरेबिया के पास है, सऊदी अरब के पास है. ठीक है, टोटल रिजर्व एंड इज़ सिंगल लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और एक अकेला ही है जो सबसे ज़्यादा, ये याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसर्स कंट्री या स्टेट कौन सा है, सऊदी अरब. इराक़्स नोन रिजर्व आर सेकेंड ओनली टू द सऊदी अरब्स. इराक़्स जो हैं वो आपके सेकेंड हैं. इराक़ मतलब सऊदी के बाद सेकेंड नंबर पर आएगा इराक़. And since subsequently portions of the Iraqi territories are yet to be fully explored, there is a fair chance that actual reserve might be far larger. The United States, Europe, Japan, and increasingly India and China, which consume this petroleum, are located at a considerable distance from the region. See, this line is very much important, that there is a fair chance that actual reserve might be far large. यानी फेयर चांस है कि वो ज़्यादा हो सकता है, बाकी एक्चुअली जितना दिया है इट माइट बी दिस मच ओनली. ठीक है, इतना ही है. चाइना इंडिया तक ये डिस्टेंस पर है. नेक्स्ट है वाटर. देखिए, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल कंसर्न रिसोर्सेज हैं, एक आपका वाटर है, एक है ऑयल. सेकेंड है वाटर. वाटर इज़ अनदर क्रूशियल रिसोर्सेज दैट इज़ रेलिवेंट टू द ग्लोबल
पॉलिटिक्स, ठीक है, जैसे ऑयल है ऑन द सेम वे द वाटर इज़ ऑल्सो, ठीक है। रीजनल वेरिएशंस एंड द इंक्रीजिंगली स्कार्सिटी ऑफ अ फ्रेश वाटर इन सम पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पॉइंट टू द पॉसिबिलिटी ऑफ डिसएग्रीमेंट ओवर शेयर्ड वाटर रिसोर्सेज एज लीडिंग सोर्स ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन 21st सेंचुरी। देखिए, इट वॉज प्रिडिक्टिव, ये प्रोडिक्ट की गई है कि आने वाले 21st सेंचुरी जो अब शुरू हो चुकी है 2000 के बाद, ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट होगी फॉर द वाटर ओनली, बिकॉज द फ्रेश वाटर इज़ अवेलेबल इन अ वेरी लेस अमाउंट, ठीक है, एंड फ्यू कंट्रीज आर वेरी रिच इन अ वाटर रिसोर्सेज एंड दे आर यूजिंग इट इन अ एक्सप्लॉइटिंग वे ओनली. So this is a global concern to preserve the water only, and it might be in a 21st century there will be a large level conflict between the countries for the scarcity of the water only, ठीक है. यानी जो सेकेंड टर्म में हम अगर बात करें तो आने वाले 21वीं शताब्दी जो चल रही है अभी, इसमें वाटर को लेकर एक लार्ज बड़े लेवल पे रेवोल्यूशन हो सकता है, कॉन्फ्लिक्शंस हो सकती है कुछ कंट्रीज़ के बीच में, क्योंकि कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ जिनके पास बहुत सारा वाटर है वो उसको एक्सप्लॉइट कर रही हैं, बर्बाद कर रही हैं, ठीक है. सम commentators on the world politics has refers the water wars and describe the possibility of the violation of the conflict over the life of the sustaining resources, ठीक है. और कुछ जो कमेंटेटर हैं वो ये भी कहते हैं कि जो अब आने वाले समय में वाटर वॉर भी हो सकती है और वो वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है, यानी कि कोल्ड वॉर नहीं, हॉट वॉर के फॉर्म में हो सकती है. कंट्री दैट शेयर द रिवर्स कैन डिसएग्री ओवर मैनी थिंग्स. जिन कंट्रीज़ के पास रिवर्स हैं, नदियां हैं, वो बहुत सी चीज़ों के लिए डिसएग्री हैं. फॉर इंस्टेंट अ टिपिकल डिसएग्रीमेंट्स ऑफ द डाउन स्ट्रीम लोअर रिपेरियन स्टेट ऑब्जेक्शन द पोल्यूशंस एक्सेसिव इरिगेशन और कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम्स बाय एन अप स्ट्रीम अपर रिपेरिगेशन स्टेट्स. अप स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम समझ आ रहा है ना. जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर जहाँ से नदी की शुरुआत होगी वो अप स्ट्रीम है, जो नीचे रह रहा है वो लोअर स्ट्रीम है. तो जो रिपेरियंस है जो नीचे हैं और वो ऊपर है, तो ज़्यादातर जो वो डिसएग्री करते हैं. देख लीजिए यहाँ से, सी दैट फॉर अ इंस्टेंट अ टिपिकल डिसएग्रीमेंट ऑफ द डाउन स्ट्रीम्स स्टेट्स ऑब्जेक्शन. जो डाउन स्टेट्स हैं यानी नीचे रहने वाले स्टेट्स हैं वो ऑब्जेक्शंस करते हैं टू द पोल्यूशन एक्सेसिव इरीगेशन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द डैम इन अप स्ट्रीम स्टेट्स. जो ऊपर है वो डैम बनाते हैं, पोल्यूशन करते हैं, और डैम बनाने और पोल्यूशन करने के बाद वो चीज़ बह के नीचे की तरफ आ जाती है. तो वो लोग क्या करते हैं, इस बात पर डिसएग्री करते हैं कि भाई जो ऊपर वाले हैं वो उस चीज़ को सीधे क्यों नहीं रखते हैं. विच माइट डिक्रीज और डिग्रेड्स द क्वालिटी ऑफ द अवेलेबल ऑन द डाउन स्ट्रीम्स. समझा क्या? यानी एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट ऐसा समझ लीजिए कि ये जो यहाँ पर रह रहे हैं, नदी यहाँ से बह के यहाँ पहुँचेगी, तो जो लोग यहाँ रह रहे हैं वो पोल्यूशन कर रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो पानी जाएगा वो गुड क्वालिटी का नहीं जाएगा, एक पोल्यूटेड वाटर पहुँचेगा नीचे वाले लोगों तक. तो मोस्ट ऑफ द टाइम दे आर डिसएग्रीड विद द एक्टिविटी ऑफ द अप स्ट्रीम्स. गॉट दैट पॉइंट? ठीक है. States have used force to protect or seize of fresh water resources. Example of the violation include between the Israel, Syria and Jordan in 1950 and 60 over the attempting of east side of the diverted waters and Jordan's and Yarmouk's river. More recent threatens Turkey, Syria, Iraq over the construction of the dam on a यूथोरेट रिवर्स. ठीक है. तो ये सारी जो है वो एक रिवर की केस स्टडी दी हुई है. अ नंबर ऑफ स्टडी शोज दैट द कंट्रीज आर शेयर्ड रिवर्स एंड मेनी कंट्रीज डू शेयर रिवर्स आर इन्वॉल्व इन अ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट विद ईच अदर्स. आपस में मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट भी हो सकती है ऐसी कंट्रीज़ में जिनमें नदियाँ शेयर हो रही है. जैसे मान के चलिए ब्रह्मपुत्र रिवर है. अब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से चाइना से होते हुए इंडिया में आती है. अब अगर चाइना वाले ब्रह्मपुत्र का रूट चेंज कर दे फिर उस बात को लेकर एक इशू बन सकता है. ठीक है. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक एंड द इंडिजियस पीपल and their rights is the last topic of this chapter that we will discuss in the next one video. Thank you very much.